नमस्कार बच्चों, आज इस 10th क्लास के लिए मैं एक नए टॉपिक के साथ आप एक समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आपको पता है, ये गद्य का चैप्टर है लखनवी अंदाज। और इससे पहले मैं आपके 2 चैप्टर्स में करा चुका हूं, ये तीसरा चैप्टर है। और पद्य से लेकर अगर यहां तक काउंट करेंगे तो ये आपका 10वां चैप्टर है। जैसे पद्य आपका कहां से शुरू हुआ, सूरदास के पद से, तो उसमें जो भी पाठ हैं वो आपके जहां तक आए हैं वो पद्य खंड है, और ये आपका यहाँ 10वां ये आपका गद्य खंड में आता है। लेकिन ये इसमें कौन सा है, तीसरा चैप्टर। तो चलते हैं इस पाठ की तरफ। और देखिए, जैसा कि इसका नाम है लखनवी अंदाज, तो ये जो सभ्यता है ये लखनऊ की सभ्यता है। और वहाँ इस पाठ के लेखक जो यशपाल हैं वो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और उनका जन्म पंजाब की फिरोजपुर छावनी में सन 1903 को हुआ था। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर हम पाठ को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि उनके लेखक कौन हैं, क्योंकि लेखक का ही तो रोल होता है। क्योंकि आपके समक्ष जो कृति या लेखन जो कार्य आ रहा है वो किसकी बदौलत है, वो है केवल लेखक की लेखनी की मदद से। तो इसलिए देखते हैं इनकी लेखनी का कमाल। तो यशपाल जी हैं, जिनका जन्म पंजाब की फिरोजपुर छावनी में सन 1903 को हुआ, और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। ठीक है ना बच्चों। तो प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, 12th तक की शिक्षा होती है, और इसके बाद उच्च शिक्षा जो ग्रेजुएशन की शिक्षा होती है, जैसे बीए या बीएससी, उसके लिए आप कहाँ गए, लाहौर। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण ये कई बार कहाँ गए, जेल भी गए। तो देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का ही बलिदान कर दिया। इन्होंने आगे पीछे नहीं देखा कि हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, नहीं, इन्हें अपना देश प्यारा था, और देश से बड़ा बच्चों कुछ भी नहीं होता। तो मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया इन शहीदों के साथ। स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। मेरी तेरी उसकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी रचनाओं की भाषा स्वाभाविक और सजीव है। इनकी कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना व्यंग इनकी रचनाओं में मुखरित है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी समाज को उन्नत बनाने का ही एक रास्ता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जहां रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि उस समाज को आप ऐसा बना दीजिए अच्छे गुणों से कि वही सब कुछ है जहां पर रहते हैं उसको अच्छा बनाइए, जहां आप जाते हैं वहां अच्छा बनाइए। और ये कर सकते हैं आप अपने गुणों के द्वारा। यहाँ रचनाएं देखिए, ये इनकी हैं ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, ये वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी कहानी संग्रह है, देशद्रोही, दिव्या, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है, सिंहावलोकन आत्मकथा है। अब यहाँ चलते हैं, पाठ परिचय में आते हैं। लखनवी अंदाज एक व्यंग रचना है, एक कमेंट है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उनकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी होगी जो खीरे को खाने की बजाय उसे सूंघ कर
गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा लेता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ से दूर भाग जाना है। यहाँ पात्र परिचय में देखिए, यहाँ केवल आपके समक्ष 2 पात्र हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना, 2 पात्र हैं। तो देखिए यहाँ नवाब साहब तथा लेखक यशपाल। नवाब साहब वास्तविकता से दूर कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, अर्थात जो बनावट के आंचल में छुपा हुआ व्यक्ति है और वो अपनी वास्तविकता को नहीं देखता है, तो यहाँ नवाब साहब उसके परिचायक है। दूसरा है शान शौकत के वाह्याडंबर का प्रदर्शन करने वाले, और तीसरा है लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच। अरे भाई संकोच कैसा है, कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उससे पूछेंगे, हम सद्भाव से पूछेंगे, भाई खाइए, आइए, बैठिए। ये सब क्या है कि हम जो उससे संकोच मानेंगे कि अरे ये क्यों आ गया, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई, ये इंसानियत नहीं हुई, ये सामाजिकता नहीं हुई। तो आप कहाँ रहेंगे फिर, हैं? इस समाज से अलग थोड़ी रहेंगे। अगर आप समाज से अलग भागेंगे तो समाज आपसे अलग भाग जाएगा। समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सामाजिकता से दूर मत भागिए। नवाबी शान दिखाने हेतु खीरे को सूंघ कर फेंकना। यहां देखिए यशपाल जी के बारे में कि भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने ही तो 2nd क्लास का टिकट लेना। देखिए अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो ये देखते हैं कि हमें कौन सी ऐसी जगह, एकांत जगह मिले, स्टडी रूम मिले, जहाँ के किसी का भी कोई भी डिस्टरबेंस न हो, और वो वही बच्चे, वही विद्यार्थी सफलता पाते हैं जो अपने एकांत में बैठकर कोई भी अपना पाठ याद करते हैं या फिर अपने पढ़ाई के कार्य को पूर्ण करते हैं। तो कहा भी गया है कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानंद्र तथेविच अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, अर्थात कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, थोड़ा भोजन करें और एकांत में पढ़ें। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। दूसरा देखिए प्रकृति प्रेमी, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा होती है लेखक की। स्वाभिमानी है। तो यहाँ क्या है, नवाब द्वारा असंतोष प्रकट करने पर खीरा खाने से इनकार। कल्पनाशील और मननशील, नवाब के लखनवी अंदाज को लेखक के ज्ञान चक्षुओं का खुलना तथा नवाब में नई कहानी के लेखक का साक्षात्कार करना। तो देखिए क्या होता है इसमें, अगर हम बनावट करेंगे, और बनावट से कुछ नहीं होता। सपोज करिए हम बनावट करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और अच्छे कपड़े पहनकर अगर हम जाते हैं तो अच्छे कपड़ों से कोई शान नहीं होती है। कहते हैं कीर्तिवान पुरुष के लिए आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ जो है लेखक जब उस डिब्बे में चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई यहाँ एक नवाब बैठे हुए हैं और 2nd क्लास के डब्बे में सफ़र करते हैं। उन्हें जाना तो दूर था नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो भीड़ भाड़ की वजह से 2nd क्लास का ही टिकट ले लें, वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी और डब्बा खाली मिलेगा। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं पाठ का सारांश। यहाँ देखिए नंबर 1, लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के 2nd क्लास में यात्रा। ठीक है ना, लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के 2nd क्लास में यात्रा। केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द चलने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में तैयार थी। आराम से 2nd क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने 2nd क्लास का ही टिकट ले लिया। नंबर 2 है, देखिए नवाब साहब से मुलाकात। आप इन पॉइंटों को नोट करते जाना
नवाब साहब से मुलाकात। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली न था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तो दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। तो लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते हो देख संकोच का अनुभव कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो देखिए, उनको नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा लेखक का एकदम उस डब्बे में आ जाना, तो उन्हें एक असहज प्रतीत हुए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो आगे तीसरा पॉइंट देखिए क्या है इसमें, कि लेखक द्वारा नवाब साहब की असुविधा का अनुमान लगाना। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखें। अकेले सफर करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो। तो लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है नवाब साहब का भाव परिवर्तन। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खा लें, मुझे नहीं खाना। धन्यवाद, आप ही गौर फरमाइए। तो नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। तो नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा। खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर झाग निकाला। खीरों को छीलकर उनकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अगला प्रश्न है नवाब साहब द्वारा खीरे का प्रयोग। लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। देखिए, हर जगह की सभ्यता आपको अलग दिखाई देगी। कहीं अच्छे लोग दिखाई देंगे, कहीं ऐसे लोग, ऐसा समाज दिखाई देगा कि आप सोचेंगे कि भाई चलो यहाँ से तो वहीं चलें जो अच्छा समाज है, अच्छी बोलचाल है, अच्छी भाषा है। तो हमेशा आप जो है अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बोली बोलें, और जो बाहर का व्यक्ति है वो हमारी अच्छी आदतों से एक प्रेरणा लेकर जाए और आपकी तारीफ करे अपने यहाँ समाज में जाकर। तो हाँ, इसमें क्या है तरीके का पता चलता। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला डाला। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया। लेखक सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता देखिए, यहां आ गए हम। नवाब साहब का खीरे का प्रयोग जहां चल रहे थे हम, रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया। लेखक सोच रहे थे कि ये मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा।
ताजे खीरे की रसीली फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वे मना कर चुके थे। देखिए, लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई खाना खाए और कई कई सब्जियों से कई हैं और उसमें हर तरह की चीजें हों, तो आपके मुंह में स्वाभाविक है कि पानी आ जाएगा। आत्मसम्मान का निर्वाह करना ही लेखक को उचित लगा। उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है, वैसे भी उनका आमाशय जरा कमजोर है, जनाब ही शौक फरमाए। तो लेखक ने जो है आत्मसम्मान में ये मना कर दिया, लेकिन लेखक का मन बड़ा कर रहा था खीरे खाने के लिए। तो नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली, खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से नीचे उतारा और फिर फांकों खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिया और फिर तौली से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हों यह खानदानी रईसों का तरीका है, ये आप जैसे फक्कड़ लोगों का नहीं। मतलब व्यंग कर रहे हैं। देखो, नवाब जो है लेखक की तरफ व्यंग कर रहे हैं और लेखक अपने स्वाभिमान में मुंह में पानी भराया, मन कर रहा है, लेकिन पहले ही मना कर चुके थे, नहीं हम नहीं खाते, आप खाइए। खीरा प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए, क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति भी हो सकती है? नहीं हो सकती। यहां देखिए, लास्ट पॉइंट है, लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना। नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय माने पेट पर बोझ डाल देता है। इस घटना से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो देखिए, इसमें एक करारा व्यंग है। लखनऊ के नवाब हैं, सफेद पोश गाड़ी में बैठे हुए हैं और वैसे उनके पास 2 खीरे भी रखे हुए हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है। और उधर लेखक जो बैठे थे कि भाई हमें नई कहानी सोचने के लिए एकांत में बैठना चाहिए, यहाँ कुछ सोच लेंगे, प्राकृतिक दृश्यों को देख लेंगे, क्योंकि लेखक और कवि क्या होते हैं कि प्रकृति में अपनी कहानी और कविता देखते हैं। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां न पहुंचे कवि, तो कवि वहां पहुंच जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ट्रेन में बैठ लिया जाए, लेकिन वहां क्या हुआ कि पहले से ही एक सफेद पोश नवाब लखनवी बैठे थे बर्थ पर पालती मारे। लेकिन जैसे ही लेखक वहां पहुंचे डिब्बे में, तो उनको एक अत्यंत घुटन सी महसूस हुई है। जो वहां पहले से बैठे हुए थे नवाब, लखनऊ के नवाब, उन्हें अच्छा नहीं लगा लेखक का आना और उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरे कार्य में विघ्न आ पड़ा हो। या तो ये कहिए कि उन्होंने खीरे काट कर खाने के लिए रखे थे और लेखक के आ जाने पर उन्हें यह असुविधा हो रही थी कि भाई कैसे खाऊं मैं इनके आगे, संकोच हो रहा था। तो इसलिए फिर क्या हुआ, उन्होंने पूछा लेखक से क्या आप खाएंगे? तो लेखक ने स्वाभिमानी में आकर पहले मना कर दिया। क्या आप कभी भूखे हैं और आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, उसकी मम्मी जी आपसे कहती हैं बेटा खाना खा लो, तो आप ये थोड़ी कह देंगे पहले कि हाँ मम्मी जी लाओ? लेकिन ये गलत बात है। आपका पेट खाली है, आप भूखे हैं तो कह दीजिए ना, इसमें संकोच कैसा? इसलिए बेटे अपनी भूख को हमेशा नहीं मारना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं और आपको भूख लगी तो कह दीजिए कि मुझे खाना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन न कहना, संकोच में रहना, ये एक हमारी अज्ञानता का सूचक है। इसलिए हमेशा
अपने स्वस्थ शरीर का ध्यान रखें, अपनी डाइट पूर्ण रूप से लेते रहें और खीरे का यूज करें, क्योंकि खीरा अब आ रहा है बच्चों, तो आप खीरा यूज करें, नींबू यूज करें, टमाटर यूज करें, सलाद यूज करें, पूरी तरह से अपने खाने में और अपने को स्वस्थ रखें। यही मेरा आपसे आज का ये पाठ आपका हो चुका बच्चों, और आपकी समझ में आ गया होगा कि बनावट किस में है, लेखक में है या उन लखनवी अंदाज वाले सफेद पोश सज्जन में है। तो आप समझ लीजिए, और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। आप वीडियो देखें और समझें। धन्यवाद। जय